हेलो स्टूडेंट्स। हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। ठीक है, मीन्स आपको ईयर्स ऑफ डिप्रेशंस पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, कुछ गार्जियंस आए हुए थे, उससे हमको बात करनी पड़ी, ठीक है ना, जिसकी वजह से मुझे मतलब मीटिंग को क्या करना पड़ा, वहीं पे छोड़ना पड़ा। लेकिन मैं एक छोटा सा वीडियो के द्वारा मैं चाहता हूँ कि ये जो ईयर्स ऑफ डिप्रेशंस का जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, ये इसके बारे में आपको क्लैरिटी मिल जाए। और ठीक है, ईयर्स ऑफ डिप्रेशंस तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हिटलर राइज टू पावर, ठीक है ना, यानी कि हिटलर्स कैसे पावर में आया। ठीक है, हिटलर्स कैसे पावर में आए इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उस चर्चा से पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे ईयर्स ऑफ डिप्रेशंस के अंतिम वाले जो पैराग्राफ थे, ठीक है ना। मैंने कल के क्लास में हमने आपको यही पढ़ाया था कि स्पार्टैकस लीग जो है और ये वेमार रिपब्लिक, ठीक है ना, ये दोनों दल जो थे, ठीक है ना, ये दोनों दल के बीच में क्या होता था, अपोजमेंट होता था, ठीक है ना, यानी एक दूसरे को क्या करते रहता था, अपोज करते रहता था, ठीक है ना। एंड इतना ना मीन्स अपोज करता था, मीन्स सत्ता में कौन थे, तो वेमार रिपब्लिक थे। अब सत्ता में वेमार रिपब्लिक थे तो वो अपने फ्री कॉप्स की मदद से क्या करते थे, स्पार्टैकस लीग के रैलीज डेमोन्स्ट्रेशंस को वो क्या करते थे, मीन्स वहाँ पे मीन्स उसके फ्री कॉप्स के मदद से उसको रोकवा देते थे, क्योंकि वेमार रिपब्लिक नहीं चाहते थे कि स्पार्टैकस लीग जो है वो हाईलाइट में आए, ठीक है ना। तो ये हमने आपको बताया था। स्पार्टैकस लीग बाद में जाके ये अपना नाम भी बदल देते हैं कम्युनिस्ट पार्टी में, ठीक है ना। तो ये सब हमने कल के क्लास में पढ़े थे, ठीक है ना। आज हम आपको क्या बताने वाले हैं कि वेमार रिपब्लिक के बारे में, ठीक है ना। अगर राजनीतिक रूप से अगर हम बात करते हैं वेमार रिपब्लिक के बारे में, तो वेमार रिपब्लिक एकदम कमजोर था, ठीक है ना, ये हम सभी जानते थे, ठीक है ना। अब कमजोर क्यों था, क्योंकि हमने यही देखा था कि जब से वेमार रिपब्लिक को जब बनाया गया था, जब से मीन्स बनाया गया था वेमार रिपब्लिक को, तो उन पे बहुत सारे क्या किया जाता था, अनगिनत दोष सब डाला जाता था। वो अनगिनत दोष सब क्या है, डिफेक्ट सब क्या है, इनहेरेंट डिफेक्ट्स क्या है। तो उनका मानना था कि कहीं ना कहीं वर्साइलिस जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस जो था, जिसके वजह से लगभग बहुत सारे चीज जर्मनी देश ने खोया, मान सम्मान ये सब खोने का मीन्स दोष जो है वो वेमार रिपब्लिक पे डाला गया था। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं आपसे कि राजनीतिक रूप से अगर बात करते हैं वेमार रिपब्लिक, तो वो एकदम कमजोर था, ठीक है ना। वेमार कॉन्स्टिट्यूशंस हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स, ठीक है ना। वेमार जो संविधान था उनमें अनगिनत क्या डाला गया था, दोष डाला गया था, ठीक है ना। यानी कि जब से बनाया गया तब से इस पे दोष ही दोष डाला गया था, जिसकी वजह से वो जो छाप छोड़ना चाह रहा था वेमार, ठीक है ना, वो नहीं बना पाया, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही वो तानाशाही के चपेट में आ गए, ठीक है ना। तानाशाही के चपेट में कैसे आया, तो मैंने आपको अभी बताया था ना कि दोनों दल जो थे, स्पार्टैकस लीग और ये वेमार रिपब्लिक जो थे, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हिटलर जो है वो अपने पावर में आ जाते हैं, ठीक है ना। यही हम पढ़ेंगे भी और यही आप समझेंगे भी, ठीक है ना। और समझने के लिए क्या करना है, सबको सबसे पहली बात है कि आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा कि नहीं इससे मीन्स हमको फायदा है कि नहीं है, ये सोचिएगा कि हाँ इससे मुझे क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली अबाउट द टॉपिक कॉल्ड द ईयर्स ऑफ डिप्रेशंस, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा दोष जो था, अगर दोष शब्द का बात किया जाए, अनगिनत मैंने बोला दोष शब्द डाला गया, एक तो मैंने बताया वर्साइलिस, दूसरा क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है ना। सबसे बड़ा दोष उस पर डाला गया था कि मीन्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एक तो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस क्या है, इसको बोला जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व बोला जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अब अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, ये एक सिस्टम है, ठीक है ना। अब ये एक कैसा सिस्टम है, क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर कोई दल चुनाव लड़ता है या कोई मीन्स अगर संसद में वो सीट हासिल करते हैं, ठीक है ना। अब कितना सीट्स, तो आप बात बोल देते हैं एक दल ने सीट हासिल किया 20%, एक दल ने सीट हासिल किया 30%, एक दल ने सीट हासिल किया 10%, ठीक है ना। और किसी भी देश में, ठीक है ना, अगर आपको मीन्स अगर शासन चलाना हो, ठीक है ना, तो एक दल को कम से कम लगभग 50% या 51% जो है सीट जो है हासिल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि मैंने बताया कि एक दल ने 30% सीट हासिल किया, तो 30% जो हो गया, तो इसका मतलब 30 सीट हो गया, ठीक है ना। तो उसको क्या करना पड़ता था, दूसरे दल से मिलकर, जैसे कि अब दूसरे दल को कितना मिला है, 20%, ठीक है ना। 30 प्लस 20 मिलाकर कितना होता है, 50% होता है। तो 50% लगभग इनफ है, या मान लीजिए कि अगर मीन्स 50% मिल जाते हैं, तो
तो उसके द्वारा यानी कि उस गठबंधन के द्वारा, कोलिएशन के द्वारा हम किसी भी देश पे क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि कितने प्रतिशत चाहिए, तो लगभग 51 या 50% चाहिए किसी भी देश में शासन करने के लिए, ठीक है ना। तो वो एक सिस्टम की वजह से मीन्स ये असंभव काम था, ठीक है ना। और ये असंभव काम क्यों था, हमने आपको बता दिया ना कि मतलब एक देश अगर हासिल करता है 40% सीट, तो उसको माना जाता था 40 सीट, तो उसको कम से कम देश को चलाने के लिए लगभग कितने चाहिए, तो 50% चाहिए। तो 50% वो कैसे होता था कि दूसरे दल को मिलाकर, ठीक है ना, जो दूसरा दल ने कितना हासिल किया है, 10 सीट हासिल किया हुआ है, तो इसका मतलब 10 सीट हो गए, तो 40 प्लस 10 कितने हुए, 50% हो गए। या मान लीजिए कि 30% प्लस 20% कितने हो जाते हैं, 50% हो जाते हैं। तो 50% मतलब इनफ हो गया किसी देश पे शासन करने के लिए, और जो कि क्या था, असंभव काम था। तो सबसे बड़ा दोष ये था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और इस प्रकार का सिस्टम जो है लगभग किस देश में पाया जाता है, तो वो इजराइल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इजराइल देश में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि क्या करना पड़ता है, दूसरे दलों के साथ मिल करके क्या करना पड़ता है, शासन करना पड़ता है, जो कि ये एक असंभव काम है, ठीक है ना। कोई भी काम करना पड़ेगा तो मीन्स सभी दलों को क्या करना पड़ेगा, बैठ के एक राय करना पड़ेगा। राय करने के बाद एक दल कहते हैं कि नहीं, अगर ठीक है तो ठीक है, दूसरा दल कहता है कि नहीं ठीक नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि मीन्स बहुत सारी बातें हैं जो मिलाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये एक असंभव काम है, ठीक है ना। तो सबसे पहला दोष था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस। होप आपको ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो वन वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसकी वजह से क्या हुआ कि दिस मेड अचीविंग अ मेजॉरिटी बाय एनी वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क लीडिंग टू रूल बाय कोलिएशन। मैंने अभी आपको बताया ना कि क्या करना पड़ता था कि अगर एक दल, फिर से बता रहे हैं कि अगर एक दल अगर 40% सीट हासिल करता है, ठीक है ना, और दूसरा दल अगर 10% हासिल करता है, तीसरा दल कितना करता है, 20% दल हासिल करता है, तो 40 प्लस वो जो 10 है, या मान लीजिए 50% इनफ है किसी भी देश में शासन करने के लिए। और ये क्या था, असंभव काम था, ठीक है ना। इससे क्या होता था कि मीन्स मान लीजिए कि इसमें बहुत सारी मामले ऐसे थी भी कि इसको चला भी सकेंगे कि नहीं सकेंगे। गठबंधन में जो होते हैं, कोलिएशन में जो होते हैं, वो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो एक दोस्त हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा दोस्त ये था कि आर्टिकल 48 जो कि वेमार रिपब्लिक में था, इसमें क्या था कि इसमें राष्ट्रपति को क्या दिया गया था, पावर दिया गया था, ठीक है ना, या पावर मिला था, ठीक है ना, आर्टिकल 48 के द्वारा, ठीक है ना। तो इसमें पावर क्या मिला था, आर्टिकल 48 के द्वारा राष्ट्रपति जब चाहे तब क्या कर सकते थे, आपातकालीन लगवा सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि उसको तो पावर मिला हुआ है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि नागरिक के अधिकार को भी वो क्या कर देता था, खारिज कर देता था, यानी हटा देता था, यानी जो भी अधिकार था वो आप लोगों से क्या हो गया, छीना गया है, ठीक है ना। एंड रूल बाय डिक्री, यानी कि उसी के हुक्म से, यानी कि राष्ट्रपति के हुक्म से ही अब देश क्या करेगा, चलेगा, ठीक है ना। तो ये दूसरा डिफेक्ट था, यानी कि अनदर डिफेक्ट था। एक डिफेक्ट हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा डिफेक्ट ये हो गया कि आर्टिकल 48 के द्वारा राष्ट्रपति को कुछ क्या मिला था, पावर मिला था, जिससे वो क्या कर सकता था, आपातकालीन मीन्स कभी भी आपातकालीन लगवा सकता था। आपातकालीन लगवाने के टाइम में क्या करता था कि जितने भी सिविल राइट्स के जो अधिकार थे वो क्या कर लेता था, छीन लेता था, ठीक है ना। और अपने हुक्म से वो क्या करता था, देश को चलाता था। दिस वॉज द प्रॉब्लम विद द जर्मनी, ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ, ठीक है ना, वेमार रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट्स, ठीक है ना, लास्टिंग ऑन एन एवरेज ऑफ 239 डेज एंड अ लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ये भी समझना है आपको कि वेमार रिपब्लिक ने क्या देखा कि 20 अलग अलग सरकारों को, ठीक है ना, कितने मतलब दिन तक ले लास्ट करते हुए देखा, तो 239 दिन तक ले, ठीक है ना। मतलब 239 दिन से ज्यादा कोई भी सरकार वेमार रिपब्लिक में क्या नहीं कर पाया है, लास्ट नहीं कर पाया है। यानी कि लास्ट का मतलब होता है वो कंटिन्यू नहीं कर पाया है ना। तो औसताना जो था लास्टिंग करने का वो कितना था, 239 था, ठीक है ना। और ये देखा गया कि आर्टिकल 48 का जो था यूज जो था वो एकदम फ्रीली था, मीन्स फ्रीडमली था, ठीक है ना। तो मीन्स जब चाहे राष्ट्रपति क्या करता था कि मीन्स मतलब आपातकालीन लगवा देते थे, नागरिकों से अधिकार छीन लेते थे और अपने हुक्म से क्या करते थे, देश को क्या करना स्टार्ट कर देते थे, चलाना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ ना कि बहुत सारे वेमार रिपब्लिक जो रहा, मीन्स ये ज्यादा दिन तक नहीं चला, ठीक है ना। ज्यादा दिन तक क्यों नहीं चला, क्योंकि इसमें 20 अलग अलग जो सरकार थे वो कितने दिन तक ही लास्ट कर पाए, तो 239 दिन तक ही क्या कर पाए, लास्ट कर पाए, यानी कि कंटिन्यू कर पाए, ठीक है ना। और ये फ्रीडम
एंड लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल, जो जब चाहे तब क्या करता था, मतलब आसानी से फ्रीडमली वो क्या कर लेता था, आर्टिकल 48 का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट आपातकालीन लगवा देता था, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा भी क्या हुआ कि क्राइसिस जो था, गिरावट जो था, वो उसको क्या क्या नहीं कर पाया, व्यवस्था नहीं कर पाया, यानी कि मैनेज नहीं कर पाया, ठीक है ना। अब मैनेज भी नहीं कर पाया तो लोग क्या सोचेंगे, लोग यही ना सोचेंगे, लोग का जो भरोसा था, जो भी लगभग 10-15% भरोसा जो था वेमार रिपब्लिक पे, वो भी क्या कर दिया, लगभग खो दिया। वेमार रिपब्लिक पे तो खोया ही खोया। साथ साथ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो बोल रहा है कि पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि वेमार रिपब्लिक में जो था वो कॉन्फिडेंस उस पर वो क्या कर लिया, खो दिया, ठीक है ना। खो दिया क्योंकि ये एक नतीजा पे नहीं आ रहा था, और ये एक नतीजा में नहीं भी आ रहा था, और कोई भी इसका निदान निकल नहीं पा रहा था, ठीक है ना। इसका एक सॉल्यूशन से नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। तो ये था आपका ईयर्स ऑफ डिप्रेशंस, ठीक है ना। होप सो इस वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा आपको ईयर्स ऑफ डिप्रेशंस को आसानी से समझ गए होंगे, या आपको क्लैरिटी मिल ही गई होगी। अब यहां से देखते हैं, तो जो मान लीजिए कि लोग ने मीन्स कॉन्फिडेंस खो ही दिया, पीपल लॉस्ट इट्स कॉन्फिडेंस ऑन किस पे, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम पे। उन्होंने लोकतांत्रिक पार्लियामेंट्री सिस्टम पे अपना कॉन्फिडेंस क्या कर दिया, खो दिया, क्योंकि वो एक सॉल्यूशन पे नहीं, उसका एक सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था, ठीक है ना, और एक नतीजा पे नहीं आ भी पा रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सत्ता में कौन आए, तो वो हिटलर आए, ठीक है ना। अब हिटलर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि हिटलर पावर में आए तो कैसे आए, ये जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग सभी आज से पढ़ते हैं कि हिटलर एक महान तानाशाह थे, उनका पूरा नाम जो था वो एडोल्फ हिटलर था, ठीक है ना। ये गिरते हुए आर्थिक की वजह से, अब थोड़ा पढ़ते हैं हिटलर राइज टू पावर, ठीक है ना। तो एक तो इकोनॉमी में क्या थी, गिरावट थी, ठीक है ना। दूसरा क्या थी कि राजनीतिक तो एक ही रहे, पॉलिटी, ठीक है ना। पॉलिटी में क्या हो रहा था, एक दूसरे से भिड़ रहा था, कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा था, कोई इसका एक सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था, ठीक है ना। तो जब सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था, जिसकी वजह से हिटलर जो है वो सत्ता में आए। हिटलर कैसे सत्ता में आए वो भी हम लोग जान जाएंगे, कैसे सत्ता में आए, ठीक है ना। बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, ठीक है। एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ, तो ऑस्ट्रिया में हुआ, लगभग कितने साल में, तो 1889 में, ठीक है ना। हिटलर स्पेंट यूथ इन हिज पॉवर्टी, ठीक है ना। यूथ तो समझते ही है ना, नौजवान, ठीक है ना, यानी कि गरीबी में ही वो अपना जीवन को क्या किए हुए हैं, लगभग बिताए हुए हैं, ठीक है ना। हिटलर ने अपना इस लाइफ जो है, यूथ लाइफ जो है, वो गरीबी में क्या किया हुआ है, बिताया हुआ है, ठीक है ना। तो जब पहली बार विश्व युद्ध जो स्टार्ट हुआ, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, तो पहला विश्व युद्ध कब से स्टार्ट हुआ, 1914 में। मैंने बताया था कि नहीं, जब पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो जर्मनी ने क्या किया था, बेल्जियम और फ्रांस को क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। तो यही हम लोग जानेंगे। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, ही एनरोल फॉर द आर्मी, ठीक है ना। तो एनरोल का मतलब होता है मीन्स उन्होंने, मीन्स बहुत सारे उन्होंने वो दाखिल लिए आर्मी में सबसे पहले, ठीक है ना। एक इधर हम बता रहे हैं कि हिटलर जो है वो 1889 में ऑस्ट्रिया में उसका क्या हुआ, जन्म हुआ, ठीक है ना। दूसरी तरफ हम क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने अपना जो जवानी जो है, या मान लीजिए कि युद्ध का जो लाइफ है वो गरीबी में बिताया, ठीक है ना। तो जब पहला विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा, जब पहला विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ था तो मीन्स दाखिल लिए क्या चीज में, तो आर्मी में क्या किए, दाखिल लिए। एक्टेड एज अ मैसेंजर ऑल्सो, दूध का भी वो क्या किए हैं, काम किए हुए हैं, ठीक है ना। मैसेंजर का मतलब होता है दूध, ठीक है ना। आगे से, वैसे नहीं कि पीछे से, आगे से रहकर उन्होंने क्या चीज का काम किया, मैसेंजर का भी क्या किया हुआ है, काम किया है। बिकेम अ कॉर्पोरल, ठीक है ना, मतलब एक नायक भी बने, ठीक है ना। नायक बन, बिकेम अ कॉर्पोरल एंड ऑन मेडल फॉर ब्रेवरी, ठीक है ना। और बहादुरी की वजह से उनको बहुत सारा क्या मिला गया, पुरस्कार मिला। पुरस्कार में क्या मिला, तो बल्कि मेडल्स मिला, ठीक है ना। तो जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, ठीक है ना। अब यहां से बात करते हैं कि जर्मन का जो हार रहा पहला विश्व युद्ध में, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या हुआ कि मीन्स एक हिसाब से कहा जाए कि जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्साइलेस ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। नहीं होता है कि जिस सोच से आप मान लीजिए कि पहला विश्व युद्ध में आप हिस्सा लिए, उसके वजह से मान लीजिए अचानक अगर जर्मनी देश क्या हो जाता है, हार जाता है, तो वो थोड़ा क्या होता है कि चिंतित हो जाता है, ठीक है ना। और चिंतित की वजह से वो थोड़ा आग बबूला भी हो रहे थे। कौन हो रहे थे, तो हिटलर हो रहे थे, ठीक ना। जर्मन की हार की वजह से उनको कहीं ना कहीं पे बहुत सारी नुकसान भी हुई, और नुकसान हुई तो साथ साथ वो आग बबूला भी हुए, क्योंकि मीन्स पहला विश्व युद्ध में धीरे धीरे क्या हिटलर कहाँ आने की कोशिश कर रहा था, सत्ता में आने की क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि वर्साइलेस ट्रीटी की वजह से तो वो और आग बबूला हो गया,
ठीक है ना। वर्साइलिस, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस की वजह से हिटलर क्यों आग बबूला हुए, क्योंकि उसमें मैंने बताया था ना आप लोगों को कि उसमें राइन लाइन को क्या किया गया था, छिनाया गया था, ओवरसीज कॉलोनीज छिनाए गए, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें थी जिसके वजह से हिटलर आग बबूला हुए, ठीक है ना। और क्यों ना आग बबूला हो, ठीक है ना, क्योंकि जितना जोश से वो मीन्स शामिल हुए थे पहला विश्व युद्ध में, उसके वजह से तो कहीं ना कहीं मीन्स किसी को भी मीन्स किसी का भी हौसला को वो क्या कर देता है, गिरा ही देता है, ठीक है ना। तो जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्साइलिस ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है आग बबूला, ठीक है ना। इन 1919 में, ठीक है ना, देखिएगा 1919 में ही ज्वाइन अ स्मॉल ग्रुप, उन्होंने एक छोटा सा समूह में क्या किया, मीन्स ज्वाइन किया, ठीक है ना। उस छोटा सा समूह का नाम है जर्मन वॉकर्स पार्टी, ठीक है ना। जर्मन वॉकर्स पार्टी में हिटलर 1919 साल में क्या किए, शामिल हुए, ठीक है ना। और जर्मन वॉकर्स पार्टी उस समय के लिए 1919 साल के समय में एक छोटा सा क्या था, समूह था, ठीक है ना। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, धीरे धीरे वो ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या हो गया, हेड भी हो गया, ठीक है ना। मतलब वो संगठन को वो खुद ही चलाना स्टार्ट कर दिया। कौन सा संगठन, तो जर्मन वॉकर्स पार्टी जो एक संगठन था उसको अब कौन चलाने लगा, तो बल्कि हिटलर चलाने लगा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया, 1919 में एक छोटा सा समूह, एक छोटा सा संगठन में क्या किया, शामिल हुआ, ठीक है ना। उस छोटा सा संगठन का नाम क्या है, जर्मन वॉकर्स पार्टी, ठीक है ना। तो जर्मन वॉकर्स पार्टी में जैसे वो ज्वाइन होते हैं 1919 साल में, ठीक है ना, बाद में आपको यही पता चलता है कि वो छोटा सा संगठन को कौन चलाना स्टार्ट कर देता है, तो हिटलर चलाना स्टार्ट कर देता है। आज जैसे हिटलर चलाना स्टार्ट कर देते हैं, जर्मन वॉकर्स पार्टी का नाम को क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, ठीक है ना। अब बदल क्या चीज में दिया जाता है, जो एक समय जर्मन वॉकर्स पार्टी के नाम से जाना जाता था, एक छोटा सा जो समूह था, एक छोटा सा जो संगठन था, अब उसको क्या नाम से जाना जा रहा है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वॉकर्स के नाम से जाना जा रहा है। फिर से हम बता रहे हैं कि नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वॉकर्स के नाम से क्या किया जा रहा है, जाना जा रहा है, ठीक है ना। ये अब एक संगठन, एक छोटा सा समूह से संगठन बना, संगठन से अब क्या बन रहा है, दल बन रहा है, ठीक है ना, जिस दल का नाम है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वॉकर्स पार्टी, ठीक है ना। बाद में यही पार्टी का यानी यही दल को क्या नाम से जाना गया, नाजी दल के नाम से जाना गया। तो होप सो आपको नाजी दल के बारे में आपको क्लैरिटी मिल गई, ठीक है ना। आपको बस यही समझना है कि 1919 साल में जर्मन हिटलर ने क्या किया कि एक छोटा सा समूह में क्या किया, ज्वाइन किया, ठीक है ना। उस छोटा सा समूह का नाम है जर्मन वॉकर्स पार्टी, ठीक है ना। बाद में ये छोटा सा समूह को उन्होंने संगठन बना के उस संगठन को क्या करना स्टार्ट कर दिया, चलाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। और उसका नाम भी क्या चीज में बदल दिया, जर्मन वॉकर पार्टी से क्या चीज में बदल दिया, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वॉकर्स पार्टी के नाम में से क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। यानी कि एक संगठन, पहले एक समूह थे छोटा सा, अब एक दल बन गए, ठीक है ना। संगठन के बाद वो क्या बन रहे हैं, दल बन रहे हैं। समूह से संगठन, संगठन से दल। तो याद रखिएगा, छोटा से समूह से जब वो संगठन बना तो वो किसके द्वारा हुआ, तो वो हिटलर के द्वारा हुआ। और एक दल बने तो वो भी हिटलर के द्वारा ही एक क्या बना, दल बना, ठीक है ना। वो अपने नाम को क्या कर दिया, यानी कि अपने नाम को नहीं, एक छोटा सा समूह के नाम को संगठन में तब्दील कर दिया, संगठन को क्या चीज में तब्दील कर दिए, तो एक दल में तब्दील कर दिया जिसका नाम है नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वॉकर्स पार्टी के दल में, ठीक है ना। अब बाद में यही दल को क्या नाम से जाना गया, नाजी पार्टी के दल के नाम से जाना गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को शायद मीन्स हो सकता है अभी भी क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी। अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आप बाय टेक्स्ट करके या बाय मीन्स मैसेज करके आप हमसे मीन्स इसके रिगार्डिंग कुछ भी सवाल जो आपको करना होगा उससे आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा और ही पढ़ा देते हैं। इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बवारिया, ठीक है ना। बवारिया एक जगह है, ठीक है ना। तो 1923 में हिटलर ने मीन्स एक योजना बनाया, एक नीति बनाया, जिस नीति के अनुसार वो बवारिया पे क्या करना चाहता था, नियंत्रण करना चाह रहा था, कंट्रोल करना चाह रहा था, ठीक है ना। तो वो चल दिए किधर की तरफ, बर्लिन की तरफ। बर्लिन जर्मनी देश का क्या है, राजधानी है। और वहां पे जाके वो पावर को क्या कर लिए, कैप्चर कर लिए, यानी कि छीन लिए। यानी कि अब बवारिया को नीति बनाकर जर्मनी ने 1923 साल में क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, ठीक है ना। तो ये भी क्लियरिटी हो गया, ठीक है ना। ही फेल्ड वॉज अरेस्टेड, ठीक है ना, एंड कैप्चर पावर, मतलब वो नाकाम भी हुए, ठीक है ना। ही फेल्ड, उसके बाद वॉज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, ठीक है ना। देशद्रोही भी, ट्राइड फॉर ट्रीजन ऑल्सो, ठीक है ना।
देशद्रोही भी क्या करने की कोशिश किया गया, साबित करने की कोशिश किया, बाद में क्या कर दिया गया, छोड़ भी दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये आपको बता देते हैं कि मीन्स कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, तो ये हिटलर पावर में आने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है, ठीक है ना। अब कोशिश कर रहे हैं तो ये आपको समझ में फिर से आ जाना चाहिए कि 1923 साल में हिटलर ने एक नीति बनाकर, ठीक है ना, बवरिया पे अपना हुकूमत क्या करने की कोशिश की, चलाने की कोशिश की या हुकूमत करने की कोशिश की है, ठीक है। फिर उसके बाद वो बर्लिन की तरफ चल दिए और बवरिया पे अपना कब्जा कर लिए, ठीक है ना। वो नाकाम हो गए, ही फेल्ड, ठीक है ना। व्हाई ही फेल्ड, ही कैप्चर द पावर, वो सत्ता में आ गए लेकिन वो नाकाम हो गए, बाद में क्या हो गए, नाकाम हो गए, गिरफ्तार भी हो गए, उन पे देशद्रोही का इल्जाम भी लगा, ठीक है ना। अब बाद में इनको, हिटलर को क्या कर दिया गया, छोड़ भी दिया गया, ठीक है ना, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए कि आप कैप्चर कर लीजिए पावर को, बवरिया पे अपना नियंत्रण हासिल कर लिए, अब ठीक है ना। अब जैसे आप पावर में आ रहे हैं तो आपको क्या कर लिया जा रहा है, गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, देशद्रोही का इल्जाम भी डाल दिया जा रहा है, तो ये एक हिसाब से नाकामी हुआ, ठीक है ना। अब बाद में आपको क्या कर दिया जा रहा है, रिहा भी कर दिया जा रहा है, ठीक है ना। नाजीज कुड नॉट effectively mobilize popular support till the early 1930, ठीक है ना। तो नाजीज जो थे, यानी कि नाजीज जो दल थे, ठीक है ना, वो 1930 साल के शुरुआती तक, है ना, यानी 1930 साल के शुरुआत तक ले उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उस समय तक ले वो प्रसिद्ध नहीं हुए थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उस समय तक वो प्रसिद्ध नहीं थे, ठीक है ना। अब प्रसिद्ध नहीं होने की वजह से वो क्या हो रहा था, जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, ठीक है ना, वो मिल नहीं पा रहा था। कौन सा साल तक ले, 1930 साल तक ले। तो आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, याद है ना, अभी हम आपको बताए थे कि ग्रेट डिप्रेशन के दौरान क्या हुआ कि नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट, ठीक है ना। नाजिज्म क्या बना, तो एक मास मूवमेंट बना, ठीक है ना। अधिक से अधिक लोगों ने इस आंदोलन में क्या किया था, मतलब इस आंदोलन में उन्होंने क्या किया था, हिस्सा लिया हुआ था। तो कैसे लिया हुआ था, तो मैंने आपको अभी जस्ट मतलब कुछ समय पहले ही बताया था कि स्पार्टिसिस्ट लीग जो थे और ये वेमार रिपब्लिक जो थे एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, जिसकी वजह से तानाशाही जो थे वो चपेट में आ ही गया था, ठीक है ना। और एक सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ पा रहे थे वेमार रिपब्लिक, ठीक है ना, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नाजिस जो है वो मीन्स कामयाब हुए मास मूवमेंट को करने में, ठीक है ना। तो एज वी हैव सीन, मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि आफ्टर 1929 के बाद बैंक्स क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, यानी कि वो तो सीधे क्या हो गया, बंद हो गया। बिजनेस भी क्या हो गया, बंद ही हो गया। वर्कर लॉस ये जॉब्स, ठीक है ना, वर्कर्स जो थे, मजदूर थे, वो नौकरी क्या कर दिए, खो दिए। एंड द मिडिल क्लास वेर थ्रेटन, ठीक है ना, मिडिल क्लास वेर थ्रेटन। मिडिल क्लास को तो क्या किया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, ठीक है ना, धमकाया जा रहा था किसके अभाव पे, तो वही विद डिस्टिट्यूशंस, ठीक है ना, वो यानी कि धमकाया भी जा रहा है, उसी के अभाव में मिडिल क्लास को क्या किया जा रहा है, डरवाया जा रहा है, यानी कि धमकाया जा रहा है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे परिस्थितियों में नाजी जो प्रोपेगेंडा थे, ठीक है ना, यानी कि नाजी का जो प्रचार करना जो था, ठीक है ना, वो एक बेहतर भविष्य के लिए क्या कर रहा था, मीन्स नाजी का जो प्रचार हो रहा था वो क्या, मीन्स नाजी क्या होना चाह रहा था, मीन्स उनका भविष्य क्या करवाना चाह रहा था, अच्छा, मीन्स नाजी अच्छा बनने के लिए, अच्छा भविष्य के लिए, वो एक समय, वो एक उम्मीद का, मीन्स एक नहीं होता किरण, जो लोगों को लग रहा था कि ना हमारा अगर देश का अगर भविष्य अगर अच्छा होना चाहता है, ठीक है ना, तो वो कौन है, तो वो कौन ले आ सकता है, तो बल्कि नाजी दल ही क्या कर सकता है, ले आ सकता है, ठीक है ना। तो उस समय डिप्रेशन के दौरान का बात हो रहा है, ठीक है ना। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान में क्या हुआ कि नाजिज्म बिकेम मास मूवमेंट। फिर से हम बता देते हैं कि 1929 के बाद बैंक जो है वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, ठीक है ना। उसके बाद बिजनेस क्या हो गया, ठप हो गया, ठीक है ना। वर्कर अपना जॉब क्या कर दिए, मतलब खो दिए। एंड लास्ट में क्या था कि मिडिल क्लास को धमकाया भी जा रहा था उसके अभाव में, ठीक है ना। और ऐसे परिस्थितियों को देखकर उस समय नाजी प्रोपेगेंडा स्टीर हो, नाजी का जो प्रचार करना जो था वो एक मतलब एक सूरज का किरण की तरह क्या हो रहा था, उम्मीद कायम कर रहा था लोगों के प्रति, जर्मनी देश के लोगों के प्रति, कि आपका जो भविष्य जो आने वाला है वो एकदम बेहतरीन होगा, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जर्मनी देश के लोग ने भी मतलब ये सोच लिया था, समझ लिया था कि ये अगर बेटर अगर मीन्स फ्यूचर हम लोग अगर चाहते हैं तो वो नाजी दल ही ले आ सकता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि इन 1928 नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6% वोट इन द रेखस्टैग,
ठीक है ना। 1928 का बात किया जाए तो नाजी दल ने गॉट नो मोर देन, यानी कि 2.6%, 2.6% वोट ही मिला, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं मिला। कहां पे? तो रेस्टैग में। रेस्टैग क्या है? तो जर्मन संसद है, ठीक है ना। आपको हमने पहले ही बताया था कि रेस्टैग जो है वो जर्मन संसद है, ठीक है ना। उस जर्मन संसद में नाजी के दल ने 2.6% वोट ही क्या किया कर पाए, मीन्स ले पाए, ठीक है ना। उसके बाद बाय 1932, ठीक है ना, इट हैड बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी। 1932 साल तक या 1932 साल तक आते आते नाजी जो थे एकदम विशाल दल बन गए थे, ठीक है ना। कितने प्रतिशत वोट के साथ? 37% वोट के साथ। तो मैंने अभी आपको बताया कि 1928 साल में उसने रेस्टैग में, यानी कि जर्मन के संसद में सिर्फ 2.6% वोट ही क्या कर पाए, ले पाए। और 1932 साल आते आते तक या 1932 साल में, ठीक है ना, उन्होंने कितने प्रतिशत वोट पाया? तो 37% वोट्स मीन्स उन्होंने पाया। तो उस समय तक यानी कि 1932 साल तक ले नाजी दल जो हो गया था सबसे लार्जेस्ट पार्टी हो चुका था, ठीक है ना। तो ये 1932 साल तक ले जो नाजी जो था, जो सबसे बड़ा दल बना या कामयाब हुआ या 37% वोट कलेक्ट करने में भी कामयाब हुआ, तो वो किसकी बदौलत हो रही है? तो सभी अगर देखा जाए तो जो उम्मीद जो मीन्स लगाया था जर्मन के लोग ने, किन से? तो नाजी दल से। वो उम्मीद क्या था कि कहीं ना कहीं मान लीजिए कि जर्मनी को इस गिरावट से, इस क्राइसिस से बाहर कौन निकाल पाएगा? तो वो कौन निकाल पाएगा? हिटलर निकाल पाएगा। इसी की वजह से 1928 में जब उन्होंने 2.6% वोट लिए थे, तो 1932 साल तक आते आते उन्होंने 37% वोट क्या कर लिए, ले लिए, ठीक है ना। जिसकी वजह से वो सबसे बड़ा विशाल पार्टी बनने में कामयाब हुआ। तो किस देश में? तो जर्मनी देश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर, ठीक है ना। हिटलर जो था एक पावरफुल क्या था? स्पीकर था, ठीक है ना। स्पीकर यानी कि जब स्पीकर का मतलब होता है एक हिसाब से जो मीन्स जो स्पीकर जो आपको बोल रहा हो, ठीक है ना, उसकी बातें जो है या थी जो आपके दिलों पे क्या कर लेगी? छू लेगी, तो उसी को बोला जाता है एक स्पीकर, ठीक है ना। तो इन मामलों में हिटलर बहुत आगे था, ठीक है ना। उनका जो जोश था, पैशन जो था, पैशन का मतलब होता है जोश, और उनके जो भी शब्द है सब जो वो बोलते थे, ठीक है ना। एक तरफ जोश है उनका और दूसरा तरफ क्या है? उनके शब्द जो था, ठीक है ना, शब्द, ठीक है ना। मूव्ड पीपल यानी कि लोगों को मजबूर कर दिए कि नाजी पार्टी के तरफ आने के लिए, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ये है कि ही इज अ गुड स्पीकर एंड अ पावरफुल स्पीकर, ठीक है ना। पावरफुल स्पीकर कैसे? तो मैंने बताया ना कि उनके जोश के वजह से, उनके शब्द के वजह से मजबूरन, ठीक है ना, हिटलर के तरफ जर्मनी देश के लोग को जाना ही पड़ा, ठीक है ना। ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशंस, उन्होंने वादा किया, हिटलर ने वादा किया कि मैं एक ऐसा राष्ट्र बनाऊंगा जो एकदम मजबूत रहेगा, ठीक है ना, एकदम शक्तिशाली रहेगा। अनडू द इनजस्टिस ऑफ वर्साइलिस ट्रीटी, यानी कि वर्साइलिस ट्रीटी जब एक एग्रीमेंट को क्या किया गया था पहला विश्व युद्ध के बाद जब बनाया गया था, तो उसमें जितने भी अन्याय हुए थे, तो ना, उसमें न्याय दिलाने का भी वादा किसने किया? तो वो हिटलर ने किया, ठीक है ना। एंड रीस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल, और जर्मन के लोग जो अपना सम्मान खो दिए थे, अपना गौरवता जो उन्होंने क्या किया था, खो दिया था, उसको भी दिलाने का वादा किसने किया? तो वो हिटलर ने किया, ठीक है। ही प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने रोजगारी देने का भी क्या किया? वादा किया, ठीक है ना। फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क, जो काम यानी कि जो काम चाहते थे, जो काम को देख रहे थे, उनसे भी मीन्स हिटलर ने वादा कर दिया कि नहीं, हम आपको रोजगारी क्या करेंगे? देंगे, ठीक है ना। एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, है ना, जवान लोगों का जो भी फ्यूचर रहेगा वो क्या कर लिया गया? सुरक्षित कर दिया गया, ठीक है ना। क्या देखे? तो बल्कि रोजगारी देखे, ठीक है ना। ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, ठीक है ना, विदेशी का जो भी प्रभाव रहा, ठीक है ना, जो विदेशी षड्यंत्र के वजह से जितने भी षड्यंत्र जो जर्मनी के प्रति जो लगाए गए थे, उनको भी हटाने की कोशिश और वादा किसने किया? तो वो हिटलर ने किया, ठीक है ना। यहां सीधे लास्ट लाइन में लिखा है, ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, ठीक है ना। फॉरेन इन्फ्लुएंस का मतलब होता है विदेशी प्रभाव, ठीक है ना, विदेशी प्रभाव, यानी कि विदेशी प्रभाव को हटाने का जिम्मेदारी किसने लिया? तो हिटलर ने लिया, ठीक है ना। विरोध करके, विरोध एंड रेजिस्ट भी बोल रहा है, उन्होंने विरोध भी किया, ठीक है ना।
विरोध क्या चीज पे? विदेशी षड्यंत्र पे उन्होंने क्या किया? विरोध किया, ठीक है ना। और इससे यही मीन्स वो बस करना क्या चाह रहे थे जर्मन की हिटलर, कि वो जितने भी षड्यंत्र जो रचा गया है जर्मनी के प्रत्यंत, वो षड्यंत्र से छुटकारा, मुक्त दिलवाना चाह रहे थे। कौन दिलवाना चाह रहे थे? हिटलर, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिटलर वॉज ए पावरफुल स्पीकर, और हिटलर्स के पैशन को देखते हुए और उनके शब्दों को देखते हुए मजबूरन जर्मनी देश के लोग को सपोर्ट करना पड़ा। किनको? तो वो नाजी दल को करना पड़ा, ठीक। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट बेटरली, ठीक ना। हिटलर डिवाइज अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है ना। हिटलर ने एक नया राजनीतिक लाने का मीन्स नया राजनीतिक को बनाया, ठीक है ना। अब नया न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में क्या हो रहेगा वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, राजनीतिक करने का मीन्स नया तरीका को उन्होंने क्या किया? बनाया। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल एंड स्पेक्टेकल इन मास मोबिलाइजेशंस, ठीक है ना। वो देख रहे थे जरूरतें जर्मनी देश के लोगों को, ठीक है ना, कि क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या करनी पड़ेगी, ठीक है ना, इसको सत्ता में आने के लिए। देखते रहिएगा सत्ता में आने के लिए हिटलर्स क्या क्या करते जा रहे हैं, और वो किस तरीके से जो सपोर्ट 1928 में रेस्टैग संसद में जो नाजी दल ने 2.6% वोट्स जो पाए थे, और 1932 तक आते आते नाजी जो एक लार्जेस्ट पार्टी जो बने, ठीक है ना, और 37% वोट जो वो लिए। तो इससे ये साबित हो रहा है, इससे क्या साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं हिटलर के मीन्स जोश और उनके शब्दों की वजह से, एक पावरफुल स्पीकर होने के वजह से कहीं ना कहीं सारे लोग एक साथ है, एकजुट है, और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो सम्मान, जो गौरवता लोगों ने खोया है उसको वो क्या कर सके? वापस दिलवा सके, ठीक है ना। इसके वजह से सभी लोग उसके साथ जुड़ने के लिए क्या था? तैयार था, ठीक है ना। नाजीज हेल्ड मैसिव रैलीज, ठीक है ना। मैसिव का मतलब तो आप समझ ही जाएगा, मैसिव का मतलब रैलीज। तो आप यू हैव बीन एज अ स्टूडेंट, यू हैव बीन आल्सो पार्टिसिपेटेड इन रैलीज। तो आप लोगों से हम ये उम्मीद करते हैं कि रैलीज का मतलब भी क्या जानते ही होंगे, ठीक है ना। यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग कि रैलीज क्या होता है। नाजीज हेल्ड मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स, ठीक है ना, पब्लिक का मीटिंग भी, टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर, ताकि वहां पे प्रदर्शन करके हिटलर को क्या दिया जा सके? तो क्या देने के लिए? सपोर्ट देने के लिए रैलीज भी निकलवाया गया, डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाया गया, ताकि हिटलर जो है वो उसको क्या मिल सके? सपोर्ट मिल सके, ठीक है ना। एंड इंस्टिल सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल, ठीक है ना। एंड इंस्टिल, और लोगों में क्या लाया जाए? तो एकता लाया जाए। रैलीज हो रही है, एक तरफ मैसिव रैलीज हो रही है, दूसरी तरफ क्या हो रही है? पब्लिक मीटिंग सब हो रही है, ठीक है ना, प्रदर्शन हो रही है, ठीक है ना। अब ये पब्लिक मीटिंग हो रही है, मैसिव रैलीज हो रही है, तो मैसिव रैलीज और पब्लिक मीटिंग आखिर हो रही है तो क्यों हो रही है? ताकि हिटलर को सपोर्ट दिया जा सके, ताकि हिटलर को जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिल सके, ठीक है ना। और इससे एक सबसे बड़ा मकसद भी यही था कि जर्मन देश के लोगों में क्या आया जा सके? तो एकता आया। अगर मान लीजिए कि जर्मन के देश के लोग में अगर एकता आती है तो इससे हिटलर को भी फायदा है और जर्मनी को भी क्या है? फायदा है। बाद में तो पढ़ेंगे ही, दूसरा ही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बाद में वो भी हम लोग जानेंगे। लेकिन फिलहाल जो बेहतरीन उम्मीद जो कायम किए थे हिटलर, ठीक है ना, उस पे खड़े हो चुके थे। यानी कि जर्मन हिटलर जो है वो बेहतरीन उम्मीद लाने की कोशिश कर रहे थे, और उस उम्मीद पे खड़े होने की क्या कर रहे थे? कोशिश कर रहे थे। और वो खड़े कब हो सकते हैं? जब लोग जो है एक होंगे। और एक कैसे होंगे? अब लोग सभी एक जगह पे तो नहीं पहुंचेगा, कहीं पे पब्लिक मीटिंग हो रहा है, कहीं पे रैलीज निकाला जा रहा है, वो सारे रैलीज में, वो सारे पब्लिक मीटिंग में क्या बातचीत हो रही है? तो बल्कि सपोर्ट, ठीक है ना। सपोर्ट किसको दिया जाए? तो हिटलर को दिया जाए। एंड दूसरी बात, एकता भी वो लाना चाह रहा था। जब तक ले जर्मनी देश के लोग एक नहीं होते हैं तब तक ले हिटलर क्या नहीं कर सकता है? हिटलर को क्या नहीं मिल सकता है? सपोर्ट नहीं मिल सकता है। तो ये कारण बन रहा है कि मैसिव रैलीज की वजह से, ठीक है ना, पब्लिक मीटिंग की वजह से, ठीक है ना, ताकि लोगों को बताया जा सके कि हिटलर को क्या है, क्या चीज की जरूरत है अभी हम लोग के साथ, हम लोगों से तो सपोर्ट की जरूरत है।
और ये तभी हो सकता है जब हम लोग क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। द रेड बैनर्स, नहीं होता है रेड बैनर्स, जो बैनर्स लगाया जाता है, रेड बैनर्स विद द स्वास्तिका, स्वास्तिका तो आप लोग बेहतर ही जानते होंगे, स्वास्तिका का सिंबल भी आप लोग को मालूम ही होगा। द नाजी सैल्यूट एंड द रिचुअलाइज राउंड ऑफ एप्लॉज, एप्लॉज का मतलब तो समझ रहे, एंड द रिचुअल्स राइज ऑफ एप्लॉज आफ्टर स्पीचेस, आफ्टर द स्पीचेस वेर ऑल पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टिकल ऑफ पावर। ठीक है ना, ये सभी सत्ता का क्या था, एक उसके एस्पेक्ट सब था। ठीक है ना, क्या क्या था, रेड बैनर्स, ये एक चिन्ह था, रेड बैनर्स एक क्या था, चिन्ह था। ठीक है ना, स्वास्तिका विद द स्वास्तिका, वो भी स्वास्तिका के साथ रेड बैनर्स। ठीक है ना, बैनर जो होता है ना, रेड बैनर्स, ठीक है ना, स्वास्तिका के साथ। ठीक है ना, नाजी का सैल्यूट एंड द रिचुअलाइज राउंड ऑफ एप्लॉज। ठीक है ना, ये सभी क्या था कि ये सत्ता का, हुक्मनामा का पहचान थी, यानी कि हिटलर की क्या थी, तो वो पहचान थी। ठीक है, नाजी प्रोपोगेंडा, मैंने आपको बताया था प्रोपोगेंडा का मतलब, आई होप आप लोग भूले नहीं होंगे। नाजी का जो प्रचार करने का जो तरीका था वो एकदम मीन्स क्या था, एकदम क्या बोला जाता है, नाजी प्रोपोगेंडा जो था वो एकदम स्किलफुल था। स्किलफुल मतलब एक्सपीरियंस जो होता है ना, हाँ कि हाँ जब वो प्रचार करे तो वहाँ लोगों को लगे कि नहीं ये प्रचार भी हो रहा है और ये किसके लिए हो रहा है। नाजी प्रोपोगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मेसाई। अब लोग तो समझने लगे कि ना अब हिटलर एक क्या बन रहा है, तो वो मसीहा बन रहा है, अ सेवियर। ठीक है ना, एज समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। और वो मसीहा आ चुका है। वो मसीहा कौन है, तो वो हिटलर ही है। और लोग के तनाव को वही दूर कर सकते हैं, कौन, तो हिटलर कर सकते हैं। क्योंकि जो नाजी का प्रोपोगेंडा जो था वो एकदम स्किलफुल था, इसके लिए एक्सपीरियंस था। ठीक है ना, एक्सपीरियंस। और हिटलर को अब लोग क्या सोचने लगे कि ये एक मसीहा है, ये सेवियर है। और यही सेवियर, यही मसीहा हमें क्या कर सकता है, हमारे दुख से, हमारे तनाव से, हमारे देश को क्या कर सकता है, बचा सकता है। सिर्फ हमारे देश को ही नहीं बल्कि हमारे लोगों को भी क्या कर सकता है, बचा सकता है। इट इज एन इमेज दैट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल whose sense of dignity and pride had been shattered। वो एक इमेज था, मीन्स क्या था, वो एक पहचान बन गया था, वो एक चित्र बन गया था। ठीक है ना, चित्र क्या चीज का, कि अब लोग जो है कल्पना करने लगे थे। ठीक है ना, कि गौरव और गौरवता, डिग्निटी एंड प्राइड जो है, ठीक है ना, सम्मान जो है, ठीक है ना, गौरवता जो है वो कौन लाएगा, तो बल्कि हिटलर ही लाएगा। ठीक है ना, एंड हु वर लिविंग इन अ टाइम ऑफ एक्यूट इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। देख रहे हैं ना, राजनीतिक में गिरावट, आर्थिक में गिरावट। उस समय लोग का जो सपना जो चकनाचूर हो गया था, उस सपना को, उस कल्पना को वो पूरा कौन कर सकता है, तो बल्कि वन एंड वन ओनली हिटलर कर सकता है। ठीक है, तो होप सो आज जो मैंने आप लोग को पढ़ाया हो ये आप लोग को पसंद आया हो। और आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई बात या मेरी पढ़ाई हुई कोई भी चीज़, जैसे कि मैंने आपको ईयर्स ऑफ डिप्रेशन का लास्ट पैराग्राफ भी बताया, हिटलर कैसे पावर में आया, वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है ना, अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना ना भूलें। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे माय डियर स्टूडेंट।